नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं, सभी को एजुकेशन सर्किल बीएस में वेलकम है। मेरे दोस्तों, आज फिजिक्स यानी भौतिकी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बताया जा रहा है। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों का हल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बीच है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। ठीक, तो देखिए, किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। समझ गए? अब आप लोगों को पूछा जाए कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बस इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ऑप्शन में दे देता है 2, 4, 3, 5। तो चलिए, आप लोग तब जान गए हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा 3। ठीक है, तो ये आपका क्या था? आंसर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? समझ गए क्या कह रहा है? समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है। क्या है? देखिए, ये आपका एक क्या हो गया? समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। अब कहता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली, समतल दर्पण पर पड़ने वाली, देखिए आपके समतल दर्पण पर कोई किरण पड़ रही है। ठीक, पड़ने वाली किरणें की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। इस पे कोई किरण आ रही है तो ये लौटेगी जब, तो इस प्रकार से लौट गई। अब एक किरण जब इस पे आ रही है तो लौटने वाली किरण कितनी होगी? एक ही ना होगी। आपतित किरण कितनी है? एक। तो परावर्तित किरण कितनी हो सकती है? एक होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की केवल एक ही परावर्तित किरणें हो सकती है। कितनी हो सकती है? केवल एक ही परावर्तित किरणें हो सकती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के बीच क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? देखिए, कहता है समतल दर्पण पर लंबवत, क्या कहता है? लंबवत पड़ने वाली किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है। तो समतल दर्पण पर जिस पथ से किरणें आती है उसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो क्या होगा? अपने पथ से लंबवत वापस लौट जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अपने पथ से वापस लौट जाती है। देख लीजिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझ गए? जिस दिशा से वो आती है उसी दिशा से वो क्या होगी? वापस लौट जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने पथ से वापस लौट जाती है। समझ गए? आगे का क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? समझ गए? समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए, क्या कहता है? अभिलंब आपतन के लिए। अब देखिए, समतल दर्पण ये तो हो गया। ठीक है, इस पे कहता है अभिलंब आपतन के लिए। अब मान लीजिए कोई किरण आ रही है। ठीक है, कोई किरण आ रही है
और उसी दिशा में फिर वापस वो लौट ही जाएगी तो यहाँ कोई कोण बनेगी ही नहीं, कोई कोण बनेगी नहीं बनेगी। यदि इधर से एक किरण आती और इधर को चली जाती तो इसके बीच कोण बन सकती थी, ठीक है, लेकिन ये सीधा लंबवत आती है और वापस लौट जाती है, इसके बीच कोई कोण बनती ही नहीं है। तो इसके बीच नहीं कुछ कोण बन रही है तो क्या बन रही है, 0 डिग्री का कोण। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0, यानी क्या, 0। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। समझ गए? तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। क्या होता है, इसका संबंध यही है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं बराबर का संबंध है। क्या किसका संबंध है, बराबर का संबंध है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखें। क्या है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखें। तो देखिए, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। समझ गए? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कौन कौन होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। समझ गए? अब देखिए, आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ देता है, क्या कहेगा, गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। क्या कह देगा, गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, और ऑप्शन दे देगा, ए में 4 दे दिया, बी में 3 दे दिया, सी में 5 दे दिया और डी में 2 दे दिया। तो अब देख लीजिए, पहले से आपको पता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इसी में है 2। समझ गए? तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं। समझ गए? उनका नाम भी पता चल गया, कौन कौन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। क्या है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। समझे? देखिए क्या होता है, एक गोलीय दर्पण, क्या है, एक गोलीय दर्पण। समझ गए? इसके बीच क्या होता है, एक केंद्र होता है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब इसी में क्या होता है, एक होता है, अब एक तरफ से होता है अवतल दर्पण, एक तरफ से होता है उत्तल दर्पण। मान लीजिए इधर से आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, और इधर से हो गया उत्तल दर्पण। समझ गए? इस यहाँ पे एक होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। समझ गए? अब कहता है इस ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये क्या मेरा है, वक्रता केंद्र, इसको सी से सूचित करते हैं। किससे, सी से। इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष। किसका, गोलीय दर्पण का। समझ गए? इस गोलीय दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। कब, जब इस ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाते हैं। तो इसी मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, मिलाने वाली सरल रेखा को ही हम दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए? अब आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। ठीक, इसका आंसर होगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो इसका संबंध क्या है, f बराबर r/2। समझ गए? यानी f क्या है, मेरा फोकस दूरी। ठीक है, यानी फोकस दूरी बराबर r क्या है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी फोकस दूरी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2। यही क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताएं
जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। क्या है? एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण जो है वो इस वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। किसी भी वस्तु का ये क्या करता है? किसी भी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। कौन? अवतल दर्पण। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण क्या है? एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए? क्या है? एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए? तो देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब, कौन? आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान जो होगा ना, या तो ध्रुव पर हो सकता है, यानी ध्रुव पर भी होगा तो भी आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, कहाँ होगा? ध्रुव पर, या ध्रुव तथा फोकस के बीच भी हो सकता है। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा तो भी आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और ध्रुव पर होगा तो, यानी ध्रुव देंगे तो भी आंसर सही है और ध्रुव तथा फोकस देंगे तो भी सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।